All right. Hi, this is Vinod from Concept Learning, and in this video we shall be talking about IELTS writing task 2 जो कि होता है essay, और जो क्वेश्चन टाइप हम कवर करने वाले हैं वो है डिस्कशन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डिस्कशन, इससे पहले हमने आई थिंक ओपिनियन बेस्ड एसेज किए हैं, एग्री डिसएग्री। नाउ द सेकंड टाइप इज डिस्कशन एसेज। ये भी काफी कॉमन होते हैं हमारे IELTS के एग्जाम में। सो इसमें हम मेन बात करेंगे एक तो स्ट्रक्चर की, उसके बाद टिप्स मैं आपको बताऊंगी, एंड देन हम एक एग्जाम्पल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रक्चर, देखो आपको पता होगा कि इसमें हम मेनली 4 पैराग्राफ्स लिखते हैं। राइटिंग टास्क 2 का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में समझाया है, एक वीडियो है उसके बारे में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी एंड आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा, आप उससे देख सकते हैं। अदरवाइज अब इन ब्रीफ जब आप वो समझ चुके हैं कि राइटिंग टास्क 2 का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो अब हम बात करते हैं ब्रीफ में। ओके, तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट पैरा होता है आपका वो इंट्रोडक्शन होता है। हम हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, तो ये एक तरीका होता है इंट्रोडक्शन लिखने का। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो, पैराफ्रेज कर देते हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। दैट मीन्स जो आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है इसको आप सेम अपने वर्ड्स में लिखते हो, पैराफ्रेज कर देते हो, मतलब यही लिखते हो, बात यही लिखते हो बट पैराफ्रेज कर देते हो अपने वर्ड में। उसके बाद अपने, एंड इसी का ये पार्ट होता है स्टेट बोथ व्यूज। ठीक है, ये इसी का पार्ट होता है, इसी में आपके दोनों व्यूज आ जाते हैं। देखो डिस्कशन वाले क्वेश्चन में आपको पता होगा कि आपको दो ऑपोजिंग व्यूज देते हैं वो लोग। जैसे कि ये वाला एग्जांपल हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो इसमें उन्होंने बोला है सम पीपल थिंक, सॉरी थिंक आएगा यहाँ पे, सम पीपल थिंक दैट zoos आर क्रूअल एंड शुड बी क्लोज डाउन, सो दिस इज ओपिनियन 1, राइट? नाउ द टोटली ऑपोजिंग ओपिनियन क्या है? This is it. However, others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. So now this is opinion number 2. Okay, तो हमें इसे ही पैराफ्रेज करना है, इसीलिए मैंने लिखा है we have to state both views but through paraphrasing. ऐसे ही सेम टू सेम नहीं लिखेंगे, पैराफ्रेज करके लिखेंगे, and then you have to give your own opinion also. ओपिनियन एंड डिस्कशन बेस्ड ऐसे में यही डिफरेंस होता है कि डिस्कशन वाले जो एसेज हैं इसमें आपको दोनों व्यूज को भी डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन भी देना है, तो अपना ओपिनियन देना मत भूलना। नाउ द बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 1, और हाँ इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कोई तीसरा ओपिनियन अपना नहीं कायम कर लेना है कि या तो आपका ओपिनियन 1 होगा या ओपिनियन 2 होगा। इन दोनों में से ही अपना कोई ओपिनियन आप अपना भी बना सकते हो कि ये मेरा भी ओपिनियन है। ठीक है, और देन इस इन्हीं को इक्वली हमने लिखना है, किस तरह लिखोगे। सो अब हम अगर बात करें तो बॉडी पैरा 1 जो होता है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद का जो हमारा पैरा होता है, उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू डिस्कस फर्स्ट व्यू। फर्स्ट व्यू मतलब ये वाला व्यू लेट्स से आपने डिस्कस कर दिया। देन मैं इस तरह कराती हूँ कि फर्स्ट व्यू के बाद आप रीजंस दे दो कि जो लोग ये सोचते हैं उनका ऐसा सोचने के पीछे क्या रीजन होगा। ठीक है, एंड देन आप एक जनरल सा एग्जाम्पल दे दो, जरूरी नहीं आप पर्सनल एग्जाम्पल दो, कोई भी जनरल सा एग्जाम्पल उससे रिलेटेड दे दो। अभी हम आगे जब करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी, अभी के लिए आप इतना समझो। देन हमारा बॉडी पैरा 2 आता है, इसमें हम क्या करते हैं, वी डिस्कस द सेकंड व्यू। सेकंड व्यू इज दिस वन, like however others believe that zoos can be useful in protecting wild animals, then you have to discuss it and you have to give reasons कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, या अगर आप ये वाला व्यू ही आपका है तो आप भी ऐसा क्यों सोचते हो, एंड देन जनरल एग्जांपल्स एंड दैट्स इट। एंड देन जो कंक्लूजन नंबर 3 है, सॉरी सॉरी कंक्लूजन नंबर 3 नहीं, जो कंक्लूजन है, ठीक है, इसके बाद जो पैरा है दैट इज ऑफ द कंक्लूजन, एंड यू मस्ट नो एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कंक्लूजन इन राइटिंग टास्क 2 इज अ मस्ट। कंक्लूजन के बिना कभी भी खत्म मत करना अपना आंसर। So in conclusion, as the name suggests, what you have to do, you have to summarize. But summarize how? पूरे ऐसे को किस तरह summarize करना है आपने? You have to summarize the general key points and then you have to state your own opinion again. ठीक है, और इसकी चलो वो टिप्स में बताऊंगी आपको क्या बात होती है। तो ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इस तरीके से हम करेंगे। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कह लो, क्वेश्चन ले लो, दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर अटेम्प्टिंग राइट नाउ। ठीक है, अभी ये डिस्कस करके उसके बाद टिप्स। देखो बाकी सारी टिप्स तो आपको पता है ना, आपको अच्छा ये बात पता है कि ये 250 वर्ड्स में लिखते हैं, आपको ये भी पता है कि 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपने इसे खत्म कर देना है।
है ना। कोशिश करना है आपने बिल्कुल 40, उसमें भी 37 में राइटिंग करने की कोशिश करनी है, बाकी के जो 3 मिनट है उसमें आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो नाउ द टिप इज, बाकी छोटी मोटी टिप्स तो आपको पता है इधर उधर से कि ये सब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपने कभी भी ओवरलुक नहीं करनी है, भूलनी नहीं है, वो क्या है, दैट यू मस्ट जनरेट आइडियाज बिफोर हैंड। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद ना आप साइड में रेफर कर लो अपनी शीट पे, आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक वर्ड क्या है, अगर हम देखे जाएं तो मेन टॉपिक वर्ड जू है, तो इससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ठीक है मैंने जूस के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको नीचे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रूअल होते हैं और क्लोज्ड हो जाने चाहिए, वाइल अदर बिलीव्स बिल्कुल ही उल्टा, वो सोचते हैं कि ये यूजफुल होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को। नाउ इससे रिलेटेड, ओके, इससे रिलेटेड आप जो भी आइडियाज जनरेट कर सकते हो, ज्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट इसके, 3 से 4 पॉइंट इसके, वो आइडिया जनरेशन में आता है। प्लीज प्लीज जनरेट आइडियाज बिफोर राइटिंग योर आंसर, बिकॉज आपको पता है अगर आप वहाँ इतना सोच सोच के लिखोगे, बार बार इरेज ही करते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो चाहे इससे अच्छा है कि शुरू के 3 से 5 मिनट आप आइडियाज जनरेट करके साइड में लिखने में लगा दो, यहाँ पे आइडियाज जनरेट करो, वोकैबुलरी लिखो उससे रिलेटेड कि अच्छा ये मेरे आइडियाज हैं, मैं क्या क्या वोकैबुलरी यूज कर सकता हूँ, मैं क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं क्या रीजन, सब इधर पॉइंट्स में लिख लो। मैं ये नहीं कह रही आपसे कि पूरा आंसर ही लिख लो, ऑफ कोर्स उसमें बहुत टाइम लगेगा, बट जस्ट जैसे नोट मेकिंग करते हैं ना हम, नोट मेकिंग में जैसे छोटा 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 शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, राइट, ऐसे लिख लो। मैं अभी इसका आइडिया एग्जाम्पल देती हूँ आपको किस तरह हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आपका बाद में नहीं टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज 5 मिनट शुरू के लगा लोगे ना तो फिर सही रहेगा, बाकी के 30 मिनट फिर लिखते रहोगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन डिस्कशन टाइप क्वेश्चंस यू हैव टू डिस्कस बोथ व्यूज इक्वली, ठीक है। लाइक अनलाइक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड में थोड़ा ऐसे होता है कि जिस ओपिनियन को हम फेवर करते हैं उसके बारे में थोड़ा अच्छा ज्यादा बोलते हैं, एंड जिसको हम फेवर नहीं करते उसके बारे में थोड़ा नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। दिस इज डिस्कशन, डिस्कस कर रहे हो आप, बस किसी से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं कर रहे हो कि मैं इससे इतना एग्री कर रहा हूँ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, वी जस्ट डिस्कसिंग इट। सो वी हैव टू फॉर्म बोथ द व्यूज इक्वली। आपने किसी की अच्छाई बुराई नहीं करनी है, आपने सिर्फ न्यूट्रल रह के, डिप्लोमेटिक रह के कहा जाए तो अगर बात करनी है, सिंपल, बिल्कुल ओके। उसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन देना मत भूलना बाद में, नीचे हमेशा अपना ओपिनियन स्टेट करना है आपने। एंड ऑफ कोर्स ये तो मेन है हमारे, और उसके बाद ये वोकैबुलरी तो चलती रहती है। व्हाट इज इट, इज दैट यू हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, you do not have to repeat same words again and again, synonyms use karo, paraphrasing use karo, and of course in the end do not, before submitting your paper, do not forget to revise for grammar as well as spelling, because they carry enough marks, you know that right। एक जो मैंने राइटिंग टास्क 2 के पैरामीटर्स बनाए होंगे, राइटिंग के पैरामीटर्स, स्कोरिंग पैरामीटर्स, उसमें उसकी वीडियो है, आप देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। तो पैरामीटर्स में क्या आता है, ग्रामर एंड लेक्सिकल रिसोर्स या वोकैबुलरी एंड ग्रामर, दे प्ले एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्कोर, तो इनको कभी भी रिवाइज मत करना। आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ सही है तो पता ही है हमें, बट यू वोंट बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब सबमिट करते हैं क्वेश्चन पेपर हमारे पास टेस्ट के वक्त, तो वो रिवाइज करना ही भूल जाते हैं, एंड उनकी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स आती हैं जो वो ओवरलुक कर सकते थे, ठीक है। तो आपने ये करना नहीं भूलना है। हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो कि मैंने यहाँ बताया है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने एनालाइज कर लिया दैट ओके दिस क्वेश्चन टाइप इज डिस्कशन वाला, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा, जब तक आप याद कर लेना। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हम क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं, दैट वी हैव टू जनरेट आइडियाज, इट इज आइडिया जनरेशन। तो अच्छा, आइडिया जनरेशन में हमें पहले पता तो होना चाहिए कि बात किस बारे में करनी है, आपको वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो क्लियर हो गया तो ऑफकोर्स आप पता लगा पाओगे कि आगे मैंने क्या क्या लिखना है। तो जो मेन टॉपिक है वो तो है जू, जू के बारे में बात करनी है, ओके। तो जू तो आपका ऊपर से लेके नीचे तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद आइडिया जनरेशन कैसे करोगे,
अब हमें पता है कि डिस्कशन वाला ऐसे है तो हमें दो व्यूज दिए होंगे, मोस्टली ऑपोजिंग व्यूज होंगे एंड हमने दोनों इक्वली डिस्कस करने हैं उनको। ओके तो व्यू वन क्या है जो मुझे पढ़ के सुनाई आया है, हमारा क्वेश्चन है व्यू वन में ये कह रहे हैं सम पीपल थिंक दैट जूज आर क्रूअल एंड शुड बी क्लोज डाउन। सो नाउ मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ओके जूज को क्रूअल बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इट मस्ट बी क्लोज डाउन। तो मैंने जल्दी से रफ वर्क में आइडिया जनरेशन में ये 3-4 पॉइंट्स लिख लिए हैं। अननेचुरल एनवायरनमेंट फॉर एनिमल्स, क्रैम्ड स्पेसेस का मतलब बीडी बीडी स्पेसेस, कम कम स्पेस। ओके अननेचुरल एनवायरनमेंट होता है उनके लिए एंड वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन के रह जाते हैं। तो ये मुझे इसलिए लगा कि जो लोग सोचते हैं कि जूस को क्रूअल हैं वो और क्लोज डाउन होने चाहिए, शायद वो इन रीजन से ऐसा बोलते हैं। ठीक है क्योंकि मैंने बताया था कि टॉपिक के साथ व्यू के साथ अगर आप रीजंस ऐड कर दोगे एंड देन नीचे एक एग्जांपल तो इट विल वर्क वंडर्स। ठीक है इसके नीचे हम एक एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद व्यू नंबर 2 क्या है अगर पढ़ के देखा जाए तो व्यू नंबर 2 इज अदर्स हाउएवर बिलीव दैट जूस कैन बी यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। नाउ दूसरे लोग सोच रहे हैं कि भाई जूस तो यूजफुल है, हेल्पफुल है और प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। तो ओके इसका मेरे को क्या समझ में आया, इसका मुझे समझ में आया कि ये जो लोग ऐसा सोचते हैं वो शायद इसलिए सोचते होंगे बिकॉज मे बी दीज आर द रीजंस कि बच जाते हैं एक्सटिंक्ट होने से, इंडेंजर्ड स्पेशीज है ना, और गुड सोर्स ऑफ इकोनॉमी भी है वो। वाई? बिकॉज टूरिज्म हो जाता है जूस की वजह से एंड ऑफ कोर्स वो रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च होती है एनिमल्स पे, वाइल्ड एनिमल्स पे, उनके बिहेवियर पे, उनकी ब्रीडिंग पे, काफी चीजों पे। तो वो आगे जाके रिसर्च में भी हेल्प करते हैं जो जूस में एनिमल है ऑफ कोर्स। ठीक है तो उसके बाद ये सब मुझे इतना समझ में आया अभी तक रफ वर्क जो मैंने करना है। देन अगर मैं वोकैबुलरी जनरेट करना चाहूँ बिकॉज यू नो दैट वी डू नॉट हैव टू रिपीट सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। सो नाउ जूस की वोकैबुलरी जो भी मुझे उस वक्त समझ में आई मैंने लिख दी। ठीक है एनिमल्स इन कैप्टिविटी, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ पार्क, डन। क्रूअल की मुझे जो समझ में आई मैंने लिख दी, टू कॉज सफरिंग इन ह्यूमन। उसके बाद प्रोटेक्ट की जो समझ में आई मैंने लिख दी, सेफ गार्ड, प्रोजेक्ट, प्रिजर्व है ना। और क्या बचा, एनिमल्स, लेट्स से एनिमल्स बचा, तो बार बार एनिमल्स 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 बोलने से अच्छा है यूल से क्रिएचर एंड स्पीशी। तो ये मेरा रफ वर्क हो गया। ये 3 से 5 मिनट में अगर आपका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास लिखा हुआ मटेरियल है, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, आपके पास अब लिखने के लिए, आंसर के लिए रॉ मटेरियल भी है। एंड अब आप इसको देख देख के लिख सकते हो। यू जस्ट नो कि आपने क्या क्या लिखना है, आइडिया जनरेट कर चुके हो, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी बना चुके हो। अब इसको देख देख के लिखते रहो। ठीक है हल्के हल्के खुद आंसर बन जाएगा। अगर बिल्कुल ही कोरे पेपर से स्टार्ट करोगे, लाइक क्वेश्चन लिखा है और बस आपने बिल्कुल प्लेन पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ही हम रिकमेंड करते हैं दैट आप आइडिया ऑलरेडी जनरेट कर लो, बहुत हेल्प मिलती है इससे। करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले दैट यू विल पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। फिर आप दोनों व्यूज उसी में आ जाते हैं ना, पहला व्यू और दूसरा व्यू उसी में आ जाता है क्योंकि क्वेश्चन में वही दे रखा होता है। उसके बाद एक छोटी सी आउटलाइन इन्फॉर्मेशन। आउटलाइन इन्फॉर्मेशन का मतलब आप जो अपना ओपिनियन देने वाले हो, नेक्स्ट स्टेप है अपना ओपिनियन देना, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड फॉर्म कर दो। ठीक है कि आप ये बात सीधा थोड़ी ना आप ऐसे बोल दोगे कि ये आई बिलीव दिस, नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो यहाँ पे। उसके बाद अपना ओपिनियन। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन, अब देखो आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आप मेरे पैराफ्रेज किए हुए क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ो। देखो क्वेश्चन में लिखा है सम पीपल, है ना, some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be helpful in protecting wild animals. तो मैंने सेम चीज लिखी है, उसको थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ दिया है मैंने। देखो मैंने किस तरह लिखा है, some people argue that zoos help to preserve wild creatures, है ना, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स की जगह मैंने लिख दिया प्रिजर्व वाइल्ड क्रिएचर्स। और वाइल अदर्स से दैट दे आर इनह्यूमेन एंड शुड बी अवॉइडेड, तो मैंने क्रूअल की जगह इनह्यूमेन लिख दिया है एंड शुड बी क्लोज डाउन की जगह अवॉइडेड लिख दिया है। दिस इज हाउ यू पैराफ्रेज। ओके तो ये हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट पैराफ्रेज हो गई, इसमें ही दोनों व्यूज अब बता दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना ओपिनियन बताना, बट उससे पहले हम अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो मैंने लिखा है आउटलाइन इन्फॉर्मेशन के लिए, while the development of breeding programs
प्रोग्राम्स मतलब जूस कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, कि भले ही वो इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, बट स्टिल आई बिलीव दैट द पुअर कंडीशंस इन व्हिच द एनिमल्स आर केप्ट इन मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ जू अनएक्सेप्टेबल। इसका मतलब कि वो जिन कंडीशंस में रखे जाते हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मैंने इस तरह अपना ओपिनियन दिया है, आई बिलीव, ये वन ऑफ द तरीका होता है बताने का, दैट दिस इज योर ओपिनियन। ओके, सो यू विल से आई बिलीव दैट द पुअर कंडीशंस दिस एंड देन ये हो गया। तो आपका इंट्रो परफेक्टली बन चुका है। इंट्रो में आपका पैराफ्रेज हो गई है, क्वेश्चन स्टेटमेंट, दोनों व्यूज आ गए हैं और आपका ओपिनियन भी फॉर्म हो गया है। पहले बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में भी हमने इंट्रो जैसे ही करना होता है, जैसे इंट्रो में हम पैराफ्रेज करते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को, है ना, दोनों की पॉइंट्स ले आते हैं, फिर अपना ओपिनियन देते हैं। कंक्लूजन में क्या करते हैं, कंक्लूजन में की पॉइंट्स समराइज करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। तो देखो की पॉइंट्स किस तरह समराइज किए हैं मैंने। की पॉइंट्स मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे लिखा है ऑल्दो जूस डू हेल्प टू सेफगार्ड डिवाइडिंग पॉपुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर स्पेशीज, ये एक की पॉइंट है। मतलब हम कह रहे हैं कि हाँ सही है, हो सकता है कि वो हेल्प करते हैं, इन तरह वो हेल्प करते हैं, बट अदरवाइज द सफरिंग एक्सपीरियंस बाय मेनी कैप्टिव क्रिएचर्स ड्यू टू अनसुटेबल लिविंग कंडीशंस अमाउंट टू क्रूएलिटी। दैट मींस आपने जो रीजंस दिए थे दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के, उनको पैराफ्रेज कर दिया आपने, वही तो मेन की पॉइंट्स थे। एक की पॉइंट क्या था कि क्रूअल है, दूसरा की पॉइंट क्या निकल के आ रहा था कि यूजफुल है। हमने उनको अगेन यहाँ पे डिस्कस किया है, पैराफ्रेजिंग कर दिया ब्रीफली, एंड देन इन द एंड वी हैव गिवन आवर ओपिनियन। यहाँ पे मेरा ओपिनियन है हेंस दे शुड नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट। और इससे ही रिलेटेड मैंने लिखा है, तो पहले जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ पहले वो लिखा है, उसके बाद ताकि मेरे ओपिनियन की भी एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फॉर्म हो जाए, इसलिए मैंने बाद में वो लिखा है एंड देन एकदम से अपना ओपिनियन। सो दिस इज हाउ अ गुड कंक्लूजन इज फॉर्म्ड। ओके, ये में हमारा मेन बॉडी पैरा 1 है, इसमें हमने टॉपिक व्यू 1 की बात की है, ठीक है। तो व्यू 1 कौन सा है, हमने इसमें देखो, इसमें व्यू 1 आप कोई सा भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ये मैंने लिया है कि मैं यूजफुल वाला बता रही हूँ कि ये यूजफुल क्यों है, ठीक है। थर्ड है ये, तो ये मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि एक हैंड पे ये सारा सक्सेसफुली ब्रेड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक की मैंने बात बताई है कि मैं कौन से व्यू की बात कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी है, यहाँ से एक्सप्लेन किया है मैंने उसको कि किस तरह मैं अपनी बात डिफेंड कर पा रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, ब्राजील में गोल्डन लाइन टैमरिन थे जो ना एक्सटेंट हुए जा रहे थे, इंडेंजर हुए जा रहे थे, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज हो रही थी फॉरेस्ट में, तो उनको जूस के थ्रू प्रोटेक्ट कराया गया है। तो जूस कैसे यूजफुल हो सकते हैं या होते हैं, उनका एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया है। तो दिस इज हाउ आवर बॉडी पैरा, मेन बॉडी पैरा 1 इज फॉर्म्ड। आप उसको लिखोगे, उसके बाद आप रीजंस दोगे या थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके, एंड देन यू विल गिव अ गुड एग्जांपल। में देखेंगे ये जो मेन बॉडी पैरा 2 है हमारा, इसमें हमने दूसरा वाला व्यू लिखा है, ठीक है। दूसरा वाला व्यू क्या है अपना, दूसरा वाला व्यू मेरा व्यू भी और इनका भी दूसरा वाला व्यू है कि ये क्रूअल क्यों है, और हमारा अपने इसमें ओपिनियन देना है हमने इसमें, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने इनके ओपिनियन को लिख दिया, उसके बाद हमने रीजन लिख दिया, और देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, कंक्लूजन भी मैंने आपको बता दिया था, और बीच में हमारे मेन बॉडी पैरा 1 हो गए और मेन बॉडी पैरा 2 हो गए। तो बस ऐसे हमारा डिस्कशन वाला ऐसे बनेगा। आप लोग भी कोशिश करके देखना, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, पे डीएम कर लेना या यूट्यूब पे कमेंट कर देना, या ऐसे भी अगर आप पूछ सकते हो तो। एंड बस आने वाली वीडियोस और भी मैं बनाऊंगी, जब तक के लिए आप इन पे वर्क करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, यूट्यूब पे भी हमारा पेज है, तो आप उस पे भी देख सकते हो काफी ज्यादा वीडियोस, और इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कांटेक्ट, और ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी भी कोचिंग चाहिए हो उसके लिए भी यू कैन कांटेक्ट, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।